नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर आज मतदान पूरे हो चुके हैं और आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी और पीएस संगमा के उनका जो भाग्य है वो आज मतपेटियों में बंद हो चुका है। और रायसीना हिल्स के पर कौन कब्जा करेगा ये तो आने वाली 22 जुलाई बता पाएगी। लेकिन आपको बता दें, चर्चा करेंगे इस पर कि राष्ट्रपति के मतदान पर आज किस तरीके की आज कार्यवाही भी हुई है, कई तरह की घटनाएं हुई हैं। इसको लेकर आज इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति चुनावों को लेकर हुए आज मतदान को लेकर कई चीजें सामने भी आई। कई पार्टियां एक दूसरे पर क्रॉस वोटिंग का भी अंदेशा जताती आई हैं। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रताप राव। प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरीके से मतदान के दौरान कई चीजें सामने आई हैं, क्रॉस वोटिंग की भी बात हुई है, क्या लगता है? वैसे तो प्रणब मुखर्जी के पूरे आसार हैं बनने के, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक अंदेशा जताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि तुमने कहा कि प्रणब मुखर्जी और संगमा के भाग्य है जो मतदान पेटी में अब बंद हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि देश का भाग्य पेटी में बंद हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति जो बनेगा, इस राष्ट्र ने पति चुन लिया है। अब वो पति कौन होगा ये 22 तारीख को पता लगेगा, जब पेटी से निकलेगा पिटारा। 14वां राष्ट्रपति ऐसा होगा जो MP और MLA चुनेंगे। अब वो कौन होगा इस पर बहुत ज़्यादा अंदेशा तो नहीं रहा है। फिर भी मतपेटी जब बाहर खुलेगी और सारे चुनावी आंकड़े बाहर आएंगे, मतदान के आंकड़े बाहर आएंगे, उसके आधार पर ही तभी घोषणा होगी। लेकिन सब लोग अब ये लगभग तय कर चुके हैं, मान चुके हैं कि इस बार कोई ना कोई बंगाली राष्ट्रपति भवन पर पहुंच ही जाएगा। पहली बार होगा देश में ऐसा कि जो पश्चिम बंगाल की देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका रही है। और लेकिन पहली बार इस देश के सर्वोच्च पद पर कोई बंगाली जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो पहला व्यक्ति। और अब तो ममता बनर्जी का भी उनको समर्थन पूरा मिल ही गया था। हाँ, ये एक बड़ी बात है। इस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिस तरह की कशमकश हुई, जिस तरह की उठापटक हुई और जिस तरह की राजनीति हुई, उस राजनीति ने उन जो आम तरह की राजनीति की याद दिला दी। जो राजनीतिक दलों में जो खींचतान होती है, जो राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों को लेकर जो एक प्रकार से गुटबंदी और दलबंदी होती है, और जिस तरह की छोटी छोटी राजनीति एक कैंडिडेट को चुनते हुए होती है, या प्रधानमंत्री को चुनते हुए होती है, मुख्यमंत्री को चुनते हुए, बिल्कुल राष्ट्रपति का चुनाव इस बार आमतौर पे ऐसा देखा गया था शिखर कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो एक दो मसलों को छोड़ दें तो ज़्यादातर मामलों में ऐसा आया कि बड़ी तसल्ली के साथ देश ने राष्ट्रपति को चुना था। लेकिन इस बार बड़ी उठापटक हुई, और ये चुनाव सबको याद रहेगा कि प्रणब मुखर्जी किस तरह से उठापटक होते हुए और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए रायसीना हिल तक पहुंचेंगे। बिल्कुल प्रताप जी, बिल्कुल याद रहेगा कि किस तरीके से सभी ने अपनी अपनी तैयारियां की थी, सभी से जन समर्थन मांगा, अपील की, और जब जाकर आज पूरा चुनाव हो पाया। और जो भाग्य है वो मत पेटी में बंद है। लेकिन पहले सुनते हैं कि मतदान के बाद CM गहलोत ने क्या कहा। जितनी अपेक्षा हमें है राजस्थान से व पूरे देश से, उससे ज़्यादा मतदान हमारे राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रमोद दादा के पक्ष में होगा, ये मैं कह सकता हूँ। चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए जिस दिन प्रणब मुखर्जी साहब का नाम हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने घोषित किया, उसी वक्त इस मुल्क के लोगों ने स्वीकार कर लिया और उनकी जीत निश्चित हो गई। पूरा माहौल पूरा कंट्री में एक सा है, एक से बढ़ के एक पार्टियाँ आके उनका सपोर्ट कर रही है। जो NDA के घटक दल थे उन्होंने भी स्पॉन्टेनियसली सोच समझ करके और घोषित किया कि हम प्रणब मुखर्जी को समर्थन देंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि हम सबको इस बात का एहसास है कि भारी बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से प्रणब मुखर्जी जीते। और आइए अब सुनते हैं कि नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे ने क्या कहा। बार बार इसी चीज़ों के अंदर फंसने से कोई मतलब तो है नहीं। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। बीजेपी के मेंबर्स जो हैं, मैं समझती हूँ बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और वो अपने हिसाब से अपना वोट कहाँ डालना है वो अच्छी तरह। तो प्रताप जी, देखा आपने किस तरीके से आपने दोनों की बाइट सुनी। शिखर गहलोत कुछ भी कहें उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रणब मुखर्जी एक बार फिर कांग्रेस के लिए संकट मोचक के रूप में निकले, क्योंकि इस बार राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा कशमकश था। UPA
ढीला पीला होता हुआ आपस में अंतर विरोधों के कारण लूज हो रहा था। ममता बनर्जी कहीं कूद रही थी, शरद पवार और कहीं हाथ हिला रहे थे, मुलायम का कहीं ठिकाना नहीं था, मायावती का कोई भरोसा नहीं था, और बाकी भी जो दल है वो लुंज पुंज होकर ऐसा संगठित यूपीए नजर नहीं आ रहा था। लेकिन प्रणब मुखर्जी का नाम आया, जिसको बहुत कशमकश के बाद आलाकमान मानता नहीं था, जानता नहीं था, और ये स्वीकार भी पहले तो करने को तैयार ही नहीं हुआ कि प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया जाए, क्योंकि बार बार ये बातें आ रही थी कि प्रणब मुखर्जी अगर चले जाएंगे कांग्रेस से, यानी कि उनको कांग्रेस से फ्री कर दिया जाए, तो संकट मोचक कौन होगा। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने आखिर में कांग्रेस के लिए लास्ट में जाते जाते भी, राजनीति से रिलीव होते हुए भी, रिटायरमेंट लेते हुए भी कांग्रेस के लिए एक संकट मोचक काम किया। और जिस तरह से आज अशोक गहलोत बहुत प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, तो उसका कारण, सबसे बड़ा कारण खुद प्रणब मुखर्जी हैं। आखिर में प्रणब मुखर्जी, जो अशोक गहलोत कह रहे हैं सही बात है, जैसे ही नाम उछला तो एकदम अचानक एक हवा सी बन गई और प्रणब मुखर्जी की जो मजबूती दिखाई देने लगी। कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं था, कोई कैंडिडेट ही नहीं था। यूपीए भी साथ में, तृणमूल के साथ में, कुल मिलाकर ये प्रणब मुखर्जी की शिखर ये प्रणब मुखर्जी की एक अपनी खुद की व्यक्तिगत हैसियत थी, जिसके चलते ना सोनिया गांधी को कोई मेहनत करनी पड़ी, ना अशोक गहलोत को जूझना पड़ा, ना कोई कांग्रेस के किसी नेता को परेशानी हुई। अपने आप ही प्रणब मुखर्जी के नाम से यूपीए भी एक हुआ और दूसरे बाहर के भी दलों ने, यहां तक कि एनडीए के जेडीयू और शिवसेना जैसे दलों ने भी प्रणब मुखर्जी के पक्ष में मतदान करके बिल्कुल माहौल को बदल दिया। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि प्रणब मुखर्जी जैसे जब से कांग्रेस में आए और कांग्रेस से जब विदा हुए, तब तक उन्होंने कांग्रेस को संकट मोचक का काम किया। इसके साथ ही अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अब जब संकटों से जूझेगी कांग्रेस, तो प्रणब मुखर्जी को बार बार याद आएगी। जी, पर इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि संगमा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत उन्होंने भी पूरी तरह से जन समर्थन लिया, अपील ली कि किसी तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने भी बहुत समर्थन किया कि किसी ना किसी तरीके से शिखर ऐसे चुनाव में केवल किरोड़ी लाल मीणा और संगमा के कहने से नहीं होता। कुल मिलाकर राजनीति का आंकड़ा अलग था, समीकरण अलग थे, और जो राजनीति के समीकरण साफ तौर पर जाहिर कर रहे थे कि प्रणब मुखर्जी बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि एनडीए टूट चुका था। एनडीए के बड़े दल जब यूपी के साथ आ चुके थे, तो संगमा के किसी मेहनत करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, किरोड़ी लाल मीणा और संगमा की राजनीति बिल्कुल अलग है, और उनको पता भी था कि चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें कोई रायसीना हिल की कुर्सी मिलने वाली है, ऐसा संगमा को भी भरोसा नहीं है। और कुल मिलाकर उन्हें एक चुनाव लड़ना था। चुनाव इसलिए लड़ना था कि एक लामबंदी की एक कोशिश है पूरे देश में, और उस लामबंदी की कोशिश में वो सफल रहे। कुल मिलाकर यहाँ दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों में सफल मुझे नजर आते हैं। एक और प्रणब मुखर्जी को तो रायसीना हिल की कुर्सी मिल ही गई है, दूसरी ओर संगमा भी देश के बड़े आदिवासी नेता के तौर पे उभर के आ गए हैं। जी बिल्कुल प्रताप जी, इस सभी कहावत के बाद कह सकते हैं कि संगमा एक आदिवासी नेता के रूप में उभर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी की जीत की संभावनाएं पूरी नजर आ रही हैं। इस खबर पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे महामहिम के मतदान को लेकर, और इससे हमें फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ संवाददाता सत्य पारेख जी। सत्य पारेख जी, बताएं कि मतदान के बाद जो गहलोत ने जो अपने बयान दिए हैं कि हमें अंदाजा था कि इससे भी ज्यादा वोट मिलने की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा, ये तो जब ढोलकी खुलेगी तभी पता लगेगा कि किसका अंदाजा सही है या थोथी घोषणाएं हैं। पर पारिक साहब ऐसा कहते हैं कि जो अशोक गहलोत हैं जादूगर हैं और पिटारे को बार बार जादू से बदल देते हैं, क्या इस बार भी उनका जादू चल जाएगा 118 को? देखिए, मतदान में या पिटारे में जादू नहीं चलता, जादू तो बाहर अंगुलियों से दिखाया जा सकता है, जादू तो इसमें नहीं चलता है। पर पिछले विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने जादू दिखा दिया था, क्या ये राष्ट्रपति के चुनाव में भी जादू दिखा पाएंगे? पिछले चुनाव में उनका जादू तब चलता जब वो 100 से ऊपर सीटें ले जाते, तब तो मानते जादू चला। लेकिन उनके कई विरोधी तो खेत रहे थे। नहीं, विरोधी तो खेत रहे, वो कांग्रेस हारी थी, वो तो अशोक गहलोत के विरोधी थोड़ी आ रहे थे, कांग्रेस हारी थी वो। अच्छा सत्य पारेख जी, अभी बात हो रही है राष्ट्रपति की, क्या क्योंकि बार बार दावे किए जा रहे हैं। दूसरी ओर पहले तो ये लग रहा था कि जैसे कांग्रेस के ही कुछ वोटर टूट के क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन अब अशोक गहलोत जिस तरह से कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं, इसके पीछे क्या उनकी मंशा क्या है, बताने की क्या मंशा है?
नहीं मंशा, देखो हर नेता ये सोचता है कि जब तक सामने कोई चीज नहीं आए तब तक अपना दबदबा बढ़ाने के लिए और अपनी होशियारी दिखाने के लिए हर नेता कहता है। यानी कि ख्याली पुलाव है ये केवल। ये इनका अपने आप को ये दबंगियत दिखानी है पॉलिटिक्स में। कांग्रेस का देखो सारा कुछ मामला वो हाईकमान से होता है, हाईकमान के सामने ये शो करने की कोशिश होती है कि देखो हमने आपके टारगेट से ऊपर ले गए। और यही अशोक गहलोत जी है जिन्होंने पिछली बार राज्यसभा में इनके मंत्रियों तक ने वोट क्रॉसिंग किया था। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसा अशोक गहलोत कह रहे हैं, अगर मान लो ऐसा हो जाता है 118 से ज्यादा वोट प्रणब मुखर्जी को पड़ जाते हैं, तो क्या अशोक गहलोत और मजबूत हो जाएंगे? नहीं, अशोक गहलोत मजबूत ना तो थे, ना है, ना होंगे। तो क्योंकि आज जो सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ विकल्प नहीं है अशोक गहलोत का, अभी तक मजबूत नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है, तो कुल मिलाकर की मजबूरी है। कुल मिलाकर कांग्रेस के विधायक भी कहते रहे हमारी मजबूरी है, आलाकमान ने प्रणब मुखर्जी को चुना है इसलिए वोट देने की। कुल मिलाकर ऐसी ही मजबूरी अशोक गहलोत के साथ भी है। बिल्कुल ऐसी मजबूरी है। देखो पार्टी लाइन के ऊपर तो असंतोष जो विधायक व्यक्त कर रहे हैं उनको तो वोट तो पार्टी लाइन के हिसाब से डालना ही था जी। और एक जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई थी ना, उसमें बीजेपी असफल रही है केंद्र लेवल पे, जिसने ये कोशिश की थी। जैसे 1969 में संजीवा रेड्डी को कांग्रेस ने हराया था, इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को जिताया अंतरात्मा की आवाज पे। उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी बीजेपी ने, लेकिन वो माहौल बना नहीं पाए। पर आज अशोक गहलोत के इस बयान के बाद वसुंधरा जी का बयान आया, बड़ी डिफेंसिव बोल रही थी, क्या ऐसे कह रही थी कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो जो है सब पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ऐसा डिफेंसिव होके बोल रही थी। क्या इस डिफेंसिव भाषा से लगता नहीं है कि कोई ना कोई तो टूट गया होगा बीजेपी से? नहीं, ये तो हुआ है, लग रहा है आपको भी? बिल्कुल, दोनों पार्टियों में हुआ है। क्रॉस वोटिंग दोनों ही पार्टियों में? दोनों पार्टियों में जो आदिवासी का कार्ड खेला गया था ना जी, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। और दोनों पार्टियों में हो सकता है कि इधर से 4 हुए उधर से 4 हुए तो बैलेंस हो गया हो, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर आपको लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा अपनी चाल चलने में कामयाब रहे हैं? देखिए, किरोड़ी लाल जी मीणा का जो बात है, हो सकता है वो 1-2 को आकर्षित अपनी तरफ कर सकते हैं, किया भी होगा उन्होंने जी। तो ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर ये जो अशोक गहलोत के दावे या बीजेपी जो पहले कह रही थी वो सब नहीं होगा और होगा और कुछ ही? नहीं, अशोक जी ने जो दावे किए हैं ना, मुझे नहीं लगता वो होंगे इनके पूरे। अच्छा, एक और बात बताइए कि ये तो अगर मान लो कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग हो जाती है, कांग्रेस को अपेक्षा से कम वोट मिलते हैं, तो इसका असर कुल मिलाकर अशोक गहलोत पे क्या पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस की जो आला कमान है ना, जिसके ऊपर ये सारा टिका हुआ है, वो इतनी मजबूत नहीं है जी कि वो अशोक गहलोत को कोई झटका दे सके पॉलिटिकल, या कोई ऐसा कर सके। ऐसा कुछ नहीं है। ये इंदिरा गांधी का जमाना था, राजीव गांधी का जमाना था, आला कमान काम करती थी। आजकल मुख्यमंत्री आंखें दिखाते हैं आला कमान को, तो वो सिचुएशन नहीं है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति के चुनाव से राजस्थान की राजनीति का कोई लेना देना नहीं है? नहीं, राजस्थान की राजनीति का लेना देना इसलिए नहीं होगा कि दोनों पार्टी आपस में बैलेंस कर जाएगी। 1.5 साल बाद में चुनाव है जी, और कुछ जद्दोबदल होने की संभावना मुझे तो लग नहीं रही है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव का उदाहरण अपने सामने है, जिसमें मंत्रियों ने दी थी, ओपन हो गया था कि फला फला मंत्री है, तो फिर भी कुछ नहीं कर पाए थे। उनके उल्टे उनको ज्यादा डिपार्टमेंट दे दिए सजा देने की वजह से जी। तो आपको कुल मिलाकर सत्य पारीक जी, ये एक बात तो लगती है कि क्रॉस वोटिंग हुई होगी? हाँ, क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग की अगर संभावना नहीं होती तो कांग्रेस दिल्ली में प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुला के ये नहीं कहती कि आप इसको रोकिए। जी, धन्यवाद सत्य पारीक जी। तो कुल मिलाकर जहां शांतिपूर्ण चुनाव निपट गए, लेकिन सत्य पारीक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई होगी। अशोक गहलोत भी दावे कर रहे हैं कि बिल्कुल उनके पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं। तो कुल मिलाकर अगर यदि ये होता है शिखर कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में हो जाती है, तो निश्चित तौर पे एक और फीता अशोक गहलोत के लगने वाला है और जो उनके विरोधियों को बड़ी चपत लगने वाली है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति के चुनाव से प्रणब मुखर्जी को निश्चित तौर पे रायसीना की जो कुर्सी है वो मिलने वाली है, हिल की कुर्सी जो है मिलने वाली है, लेकिन अशोक गहलोत की जो कुर्सी बार बार हिलाने की जो विरोधी कोशिश करते हैं उसको बहुत बड़ी मजबूती मिल जाएगी। जी बिल्कुल, अशोक गहलोत की जो कुर्सी हिलाने की जो तैयारी में है, जो कर रहे हैं कोशिश, उनको एक बड़ी मजबूती मिली है इससे। फिलहाल इस पे चर्चा जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।